हेलो एवरीवन। आज हम जुरिडिक्शन पढ़ेंगे, जुरिडिक्शन अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908। जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोड, जुरिडिक्शन दो शब्दों से मिलकर बना है, दैट इज जूरिस प्लस डिक्टो। आई स्पीक बाय द लॉ, ये एक लेटिन वर्ड है। इट मीन्स द पावर अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ टू हियर एंड डिटरमाइन अ केस और matter. A decree passed without jurisdiction is null and void, and its validity can be set up whenever it is sought to be enforced as foundation of a right. Question as to validity of a decree can be raised at any stage of execution or in collateral proceedings. Basically, a decree passed by court without jurisdiction is a quorum non juris. Kiran Singh versus Chaman passed in 1954. ये एक बहुत ही important case law है, and in regard to this, a question has been asked in judiciary paper: what is the validity of a decree when it is passed by a court having no jurisdiction, and whether such decree can be challenged at the collateral proceedings. So basically ये जो पैरा है इस बात को क्लियर करता है कि अगर कोई भी डिक्री पास होती है विदाउट जुरिडिक्शन ऑफ अ कोर्ट, then such decree is null and void, and its validity can be set up whenever it is sought to be enforced. और हम इस डिक्री को चैलेंज कर सकते हैं, डिक्री की वैलिडिटी को हम रेज कर सकते हैं एग्जीक्यूशन में भी और कोलेट्रल प्रोसीडिंग्स में भी। और जब भी ऐसी कोई डिक्री पास होती है ना किसी भी कोर्ट के द्वारा जिसका जुरिडिक्शन नहीं है, तो उसके लिए एक टर्म दिया गया है, दैट इज कोरम नॉन जुडिस। कोरम नॉन जुडिस का मतलब एज इफ द डिक्री हैज बीन पास्ड बाय नो जज और बाय नो कोर्ट। ठीक है, जब भी जुरिडिक्शन का इशू डिटरमाइन किया जाता है तो हमेशा अवर्मेंट इन प्लेन से होता है, ना कि रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंडेंट से। मैंने यहाँ पे दो स्टेजेस हमने यहाँ कंसीडर की है जहाँ पे जुरिडिक्शन के क्वेश्चन को रेज किया जा सकता है। एक ऑर्डर 7 रूल 11 में देयर इज वन ऑफ द ग्राउंड द जुरिडिक्शन वेयर द जुरिडिक्शन ऑफ अ कोर्ट कैन बी चैलेंज्ड, एंड अदर इज फाइनली कंक्लूसिवली बाय फ्रेमिंग इन इशू। हम जुरिडिक्शन के इशू को डिटरमाइन कर सकते हैं, इशू फ्रेम करके जुरिडिक्शन के इशू को डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज अंडर ऑर्डर 14। So there are three types of jurisdiction: pecuniary, territorial, and jurisdiction as to subject matter. Section 15 pecuniary jurisdiction की बात करता है, which is decided on the basis of capital basically, or it states that every suit should be instituted in the court of lowest grade. क्योंकि एक हायरार्की बनी हुई है और on the basis of that suit must be instituted, तो ये भी एक procedural rule है, it does not affect the jurisdiction of court. Territorial jurisdiction होता है जो section 16 से 20 तक होता है, जहाँ बोल रखा है कि suit this to be filed where the property situates, where defendant resides or carries on business. तो jurisdiction टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बेसिकली एरिया वाइज जुरिडिक्शन होता है, ये भी एक प्रोसीजरल रूल है, इट डज नॉट अफेक्ट द जुरिडिक्शन ऑफ अ कोर्ट। ये ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सेक्शन 21A ये कहता है कि अगर कोई डिक्री आती है जहाँ पे कोर्ट का पेक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं है, तो सच डिक्री कैन नॉट बी चैलेंज्ड अनटिल एंड अनलेस जो वहाँ जो ग्राउंड प्रोवाइडेड है वो प्रूफ नहीं हो जाते। हमने इससे पहले एक पैरा पढ़ा था जहाँ ये देखा था कि कोई भी डिक्री विदाउट जुरिडिक्शन इज नल एंड वॉइड, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज सेक्शन 21A, जो ये कहता है कि पेक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं है तो डिक्री नल एंड वॉइड नहीं हो सकती, या फिर आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। सिर्फ चैलेंज तभी किया जा सकता है जब सेक्शन 21A के ग्राउंड फुलफिल हो। ठीक है, जुरिडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर सेक्शन 9 में प्रोवाइडेड है, ये सिर्फ उन मैटर्स को इंक्लूड करता है। सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन बेसिकली वो होता है जहाँ पे सिविल नेचर का सूट हो। सिर्फ अगर सिविल कोर्ट को पावर दी गई है तो वो सिर्फ सिविल नेचर के डिस्प्यूट को सॉल्व आउट करेगी, क्रिमिनल नेचर के मैटर्स को नहीं ले सकती है। ठीक है, सो दिस प्रोविजन कैन नॉट बी रिलैक्स्ड इन एनी केस, एंड एनी मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन विल कॉज इरेगुलरिटी व्हिच कैन बी फर्दर चैलेंज। तो सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन अगर किसी कोर्ट के पास नहीं है और डिक्री आ जाती है तो दैट डिक्री can be challenged without any bar, without following the condition which is prescribed under section 21A. ठीक है, so jurisdiction of civil court section 9 कहता है that the court shall have jurisdiction to try all suits of civil nature except suit of which the cognizance is either expressly or impliedly barred. दो पॉइंट्स में सेक्शन 9 है। पहला होता है सिविल नेचर के जितने भी सूट्स हैं वो सिविल कोर्ट ट्राई करेगा
और कॉग्निजेंस उन केसेस का नहीं लेगा जो कि एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड है. व्हाट इज सिविल नेचर? सिविल नेचर इज बेसिकली जहाँ पे प्रिंसिपल क्वेश्चन रिलेट करता है टू द डिटर्मिनेशन ऑफ अ सिविल राइट. यहाँ पे कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि सूट ऑफ सिविल नेचर माने जाते हैं. दैट इज right relating to property, right as to worship, damages for wrong, dissolution of marriage, service matters, right to hereditary office, specific performance of contract. और ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि सिविल नेचर के नहीं माने जाते हैं और इनके रिगार्ड में सूट नहीं फाइल किया जा सकता है सिविल कोर्ट में. That is the suit involving question as to caste, question as to purely religious right or ceremonies, pure political and religious questions. ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं कि कौन से जो ये एग्जाम्पल्स हैं वो सिविल नेचर के हैं या नहीं है. तो ये मेजरली ये याद रखने वाली बात है कि कहाँ पे सिविल राइट का प्रिंसिपल क्वेश्चन राइज हो रहा है. कास्ट से रिलेटेड रिलीजियस राइट्स या फिर कोई पॉलिटिकल राइट्स हैं तो ये सिविल नेचर के नहीं होते हैं और इनके रिगार्ड में कोई सिविल सूट नहीं लाया जा सकता है. So cognizance should not have been expressly or impliedly barred. Expressly barred होता है when it is barred by a particular enactment, like we have revenue code, we have criminal procedure code, and for that we have criminal codes, tribunals like revenue tribunal, industrial tribunal, rent tribunal. Impliedly barred होता है जब वो general principle of law के कारण barred होता है, like res judicata. Once a suit or issue has been decided, that issue or a suit cannot be raised again by filing another suit. ठीक है, तो दैट इज रेज जुडिकेटा. कॉस्ट इनकर्ड इन CRPC, मैटर ऑफ पॉलिटिकल नेचर, ये जो सारे मैटर्स हैं ये इम्प्लाइडली बार्ड है. There is always a presumption as to jurisdiction of a civil court unless it is expressly barred by the relevant statute. तो हमेशा माना जाता है कोर्ट का jurisdiction है. It is up to the other party who has to prove that the court has no jurisdiction. Civil court has inherent power to decide its own jurisdiction. Burden of proof उस पार्टी पे होता है जो कहता है कोर्ट के पास jurisdiction नहीं है. So there are suits which are barred under CPC, that is provided under section 12, which deals with the bar to suit, bar to further suit. इसका मतलब section 12 कहता है कि यहाँ कुछ CPC में, पूरी CPC में कुछ sections and rules हैं orders में जहाँ दे रखा है कि हम दूसरा सूट नहीं फाइल कर सकते हैं. तो वो क्या क्या है? पहली बात होती है रेज जुडिकेटा, जहाँ पे कोई मैटर, कोई इशू या कोई सूट एक बार डिसाइड हो चुका है तो हम उसे दोबारा दूसरा सूट फाइल करके डिसाइड नहीं करवा सकते. दैट इज रेज जुडिकेटा. And section 21A, where decree sought to be challenged on objection as to territorial pecuniary jurisdiction. कोई डिक्री आई है जिसका टेरिटोरियल पेक्यूनरी जुरिडिक्शन नहीं है तो हम वहाँ भी दूसरा सूट नहीं फाइल कर सकते. ठीक है. Section 47(1) where question relate to execution, discharge and satisfaction. तो executing court उसे determine करेगी जो भी execution, discharge और satisfaction से related question है, एक another suit नहीं फाइल होगा. Section 95 clause 2, जब भी compensation आप claim करते हैं तो compensation की उसी suit में एक application लगाई जाती है, अलग से suit नहीं फाइल किया जाता है. Section 144 clause 2, that is restitution. restitution भी जहाँ पे वो मैटर चल रहा है वहाँ एक एप्लीकेशन लगाई जाती है. Order 2 rule 2, omission to sue in respect of part of claim. कोई पार्ट ऑफ क्लेम अगर आपने ओमिट कर दिया है लिखने से तो उसे आप नेक्स्ट सूट में नहीं क्लेम कर सकते. 9 Order 9 Rule 9, where decree is passed against plaintiff for making default. अगर plaintiff अपेयर नहीं होता है और डिफॉल्ट के कारण डिक्री आ जाती है उसके खिलाफ में, दैट इज dismissal for default, तो उसके लिए भी दूसरा सूट नहीं फाइल होगा, एक रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन लगेगी. Order 11 Rule 21 Clause 2, where suit dismissed for non compliance with an order of discovery. डिस्कवरी की ऑर्डर्स की कंप्लाइंस नहीं करी है तो सूट डिसमिस हो जाएगा और नया सूट नहीं फाइल होगा. Order 22 Rule 9, जहाँ पे सूट अबेट हो गया है वहाँ पे भी नहीं कर सकते नया सूट फाइल. Order 23 Rule 1, abandonment or withdrawal of suit. तो बेसिकली इन दोनों केसेस में भी नया सूट नहीं फाइल कर सकते, लेकिन if the withdrawal is done with the permission of a court, then in that case another suit can be filed. Order 23 Rule 3A, जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज डिक्री आई है और आपने कॉम्प्रोमाइज डिक्री को चैलेंज करना है ऑन द ग्राउंड दैट अ कॉम्प्रोमाइज वाज नॉट लॉफुल, तो भी दूसरा सूट नहीं फाइल किया जा सकता है. ठीक है, नहीं फाइल कर सकते हैं. सेक्शन ये जो हमने अर्लियर जो भी पढ़ा दैट इज सेक्शन 12, जहाँ पे
ले रखा है कि कुछ मैटर्स है जो बार्ड है अंडर सीपीसी, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे वो जो पूरी सीपीसी में प्रोवाइडेड है, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 13 एंड 14 फॉरेन जुरिडिक्शन की बात करता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है कि सिविल मैटर्स हम फॉरेन डिक्री को कंसीडर करते हैं या नहीं करते, तो हम करते हैं, फॉरेन डिक्री को कंसीडर करते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ जो स्पेसिफिक प्रोविजन है वो देखते हैं क्या है सीपीसी में। फॉरेन जजमेंट क्या होता है? कोई भी जजमेंट जो कि फॉरेन कोर्ट ने दिया है, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 6। Foreign court is defined as a court situated outside India and not established or continued by the authority of central government. Section 2 clause 5. Section 13 में कुछ प्रिंसिपल्स बता रखे हैं रेस जुडिकेटा के फॉरेन जजमेंट, जिसका मतलब ये कि अगर कोई फॉरेन जजमेंट आता है तो दैट इज वैलिड एंड दैट इज एनफोर्सेबल इन इंडिया। लेकिन अगर कुछ ये प्रिंसिपल्स अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो ये माना जाता है कि वो जजमेंट कंक्लूसिव नहीं है, तो कोर्ट इज नॉट बाउंड टू कंसीडर दैट जजमेंट। तो वो क्या प्रिंसिपल्स हैं कि जब भी कोई जजमेंट आता है फॉरेन जजमेंट, अगर वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने नहीं दिया है, व्हेन इट इज नॉट डिसाइडेड ऑन मैरिट्स, व्हेन इट इज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ और इंडियन लॉ, व्हेन इट इज अपोज्ड टू नेचुरल लॉ, व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, व्हेन इट इज फाउंडेड ऑन अ ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ। तो ये जो 6 पॉइंट, ये जो 6 ग्राउंड है, अगर इनमें से भी कोई एग्जिस्ट करता है तो वो जो फॉरेन जजमेंट है वो कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा, ठीक है। प्रिजम्पशन क्या होता है फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड? वो सेक्शन 14 में बोला दैट कोर्ट शेल प्रिज्यूम करेगी अपॉन द प्रिडिक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट पर्पोर्टिंग टू बी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ फॉरेन जजमेंट दैट सच जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन अनलेस कॉन्ट्ररी अपीयर्स ऑन द रिकॉर्ड और इज प्रूव्ड। इसका मतलब है जनरली कोर्ट प्रिज्यूम करती है कि फॉरेन जजमेंट जो दिया गया है दैट इज वैलिड, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल द अदर पार्टी प्रूव्स कॉन्ट्ररी टू इट। फॉरेन डिक्री, हमने फॉरेन जजमेंट पढ़ा था, फॉरेन जजमेंट हमने जो डेफिनेशन क्लॉज है वहां पढ़ा था। फॉरेन डिक्री सेक्शन 44A कहता है, डिक्री विद रेफरेंस टू सुपीरियर कोर्ट मींस एनी डिक्री और जजमेंट ऑफ सच कोर्ट अंडर व्हिच सम ऑफ मनी इज पेबल नॉट बीइंग सम पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेस, पेनल्टी, फाइन और चार्जेस बट इन नो केस इंक्लूड आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है। तो जहां पे भी सम पेबल की बात आती है, सम ऑफ मनी पेबल की बात आती है, दैट इज फॉरेन डिक्री, पर वो जो अमाउंट है दैट मस्ट नॉट इंक्लूड टैक्सेस, पेनल्टी, फाइन और चार्जेस, ठीक है, और आर्बिट्रल अवार्ड भी नहीं इंक्लूड होते हैं। फॉरेन जजमेंट जब आ जाता है हम इसको इंडिया में इन्फोर्स करा सकते हैं, कैसे? या तो हम एक सूट इंस्टीट्यूट कर देंगे उस फॉरेन जजमेंट के बेसिस पे, ठीक है, या फिर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे सेक्शन 44A में। तो इन 2 तरीकों से फॉरेन जजमेंट को इन्फोर्स किया जा सकता है। दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड अब हम नेक्स्ट में जो हमारे पास और प्रोविजन है जुरिडिक्शन से रिलेटेड वो पढ़ेंगे। Till then, thank you so much for watching this and